हेलो। सभी को नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्लास नाइन्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री का है वो क्वाड्रिलेटरल केवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके हायर क्लासेस में भी बहुत काम आती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी ज्योमेट्री की कौन सी थ्योरम नहीं है जो हायर क्लासेस में काम नहीं आती है। आती हैं, बट ये सबसे ज़्यादा काम आती है। और इस थ्योरम का नाम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बेस पर एनसीईआरटी में एक प्रॉपर लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर में उन्होंने तैयार करके दी है और बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को परफेक्टली बिल्कुल ऐसे सीख करके 10th क्लास में जाएं कि जब भी कभी फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आए या खुद मैथ्स में ही कई बार ये अप्लाई होती है। 10th क्लास में एक चैप्टर है ट्राइंगल जिसमें सिमिलैरिटी वगैरह के केसेस हैं। सो मैनी प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन द मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स ऑल्सो। कन्वर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट मी स्टार्ट नाउ। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो आप सबसे पहले इस मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट पर ध्यान देना। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर लेंगे हम लोग, इसके इमीडिएट तुरंत बाद बिल्कुल जस्ट, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको एक प्रॉपर मेन थ्योरम आने लगी तो उसका कन्वर्स जरूर आप सीखिए। और ज्योमेट्री सीखने का तरीका भी यही है, सारे टीचर्स यही बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी सारी वर्कशॉप्स में भी यही सिखाया जाता है कि जब भी कभी आप कोई भी क्वेश्चन भी करें तब भी आप उस क्वेश्चन का एक ऐसा अपने स्किल लेवल पर थिंकिंग बनाइए, क्या इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर ये स्किल आप में डेवलप हो गया तो फिर आपका मैथमेटिक्स पर कमांड आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप भी उसी तरह घोड़े चाल की तरह, गधे चाल की तरह चलते रहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करते चले जाओ, पीछे की आंसर शीट से आंसर मिलाते चले जाओ, या कहीं यूट्यूब पर किसी ने नए नए क्वेश्चन परोस दिए हैं, बस उनको आप खाते चले जाओ। वो डाइजेस्ट हो रहे कि नहीं हो रहे कोई नहीं जानता। एनीवे, जो भी है, मैं सबसे पहले फोकस करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम पर और सबसे पहले आएगा उसका स्टेटमेंट। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समझ लेना ये गिवन है, is parallel to the third side and equal to half of the third side, या equal to the half of it। ऐसा भी बहुत से राइटर लिख देते हैं, half of it। अंडरस्टैंड? अब हाफ ऑफ इट का मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ इट, जो लाइन आपने जो साइड पैरेलल ड्रॉ की है उसके लिए कह रहा है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, फिगर पे आ जाओ। लाइन सेगमेंट पॉइंट पी से एक लाइन सेगमेंट उसने ये ड्रॉ की, पॉइंट क्यू को ज्वाइन की, और पी एंड क्यू आपके कौन से पॉइंट हैं? मिड पॉइंट हैं। देखिए गिवन रेडी हो गया आपका। गिवन में क्या लिखना है? ट्राइंगल ए बी सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट? अब आ जाते हैं टू प्रूफ पर। टू प्रूफ में सबसे पहले आपको प्रूव करना है दिस बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू द बी सी, राइट? ये टू प्रूफ मिल गया। अब लास्ट देखिए, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट या इक्वल टू द थर्ड साइड। अब ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी। अंडरस्टैंड? तो ये आपका टू प्रूफ रेडी हो गया कि पी क्यू पैरेलल टू द बी सी है। और सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है। अब ध्यान से सुनना, अब बेसिकली हर थ्योरम का कंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ज्योमेट्री में एक्सपीरियंस करके हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी कभी कंस्ट्रक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपका प्रूफ भी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया ही इसलिए है क्योंकि आपको उस कंस्ट्रक्शन से जल्दी प्रूफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन अगर आपको आ गया तो प्रूफ भी वहीं से स्टार्ट होगा। देखते हैं, सबसे पहले आपने प्रूफ में क्या लिखा? यू कंसीडर द ट्राइंगल ए पी क्यू, ये देखिए मैं क्रॉस बना देता हूँ, दिस इज ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी आर क्यू, दूसरा ये है, राइट? इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल देखिएगा। नंबर वन क्यू ए पी, ये देखिए क्यू ए पी, दिस वन, ये एंगल, करेक्ट? मार्कर देखते जाइए जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, दैट इज इक्वल टू द क्यू सी आर। इसको नीचे ले लीजिए, क्यू सी आर। अब प्रॉब्लम ये उठती है कि ऐसा क्यों हुआ?
ये क्यों इक्वल हो गए ये दोनों एंगल? तो इन्होंने लिखा है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है? तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन को स्किप किया था। ड्रॉ सी आर पैरेलल टू द बी ए। ये देखो, ये जो डॉट लाइन गई है ना, ये सी आर किसके पैरेलल है? ये इस बी ए के पैरेलल है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ये सी आर बी ए के पैरेलल है तो सी आर बी पी के भी तो पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए, बी ए के पैरेलल हो गया सी आर, तो बताइए ये ए सी हमारा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो बेटा ये फिर आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे, राइट? कौन कौन सा एंगल हमने लिया? क्यू ए पी दैट इज इक्वल टू द, ध्यान से देखिएगा, क्यू सी आर बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड केस में इन्होंने यहाँ थ्योरम में लिया है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी वाई। अरे सर सिंपल है, ए क्यू आपका क्यू सी के इक्वल है क्योंकि क्यू आपका मिड पॉइंट गिवन में दिया हुआ है। ये देखिए, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। आप इतना लेंदी ना लिखना चाहें तो ब्रैकेट लगाइए और बस सिंपल सा लिख दीजिएगा गिवन। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अगर आपने गिवन लिख दिया करेक्ट मान लिया जाएगा। थर्ड एंगल देखिए, ए क्यू पी, ये है ए क्यू पी, ये वाला, ये एंगल, दिस एंगल दैट इज इक्वल टू द सी क्यू आर, ये वाला बेटा जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए, शॉर्ट में आप वी ओ ए भी लिखते रहे हैं इसको, तो वी ओ ए लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ सी इफ दिस एंगल, दिस साइड, दिस एंगल, अगर ये हमारा एंगल है, ये हमारी साइड है और ये हमारा एंगल है, तो आप याद करिए कॉन्ग्रुएंसी। In two triangle, two corresponding angles and their included side is equal, therefore two triangles are congruent to each other. Very good. तो कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एक ट्राइंगल ए पी क्यू हो जाएगा और एक ट्राइंगल सी आर क्यू हो जाएगा। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा इसमें? ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल। जस्ट यू रिमेंबर, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड एंगल और रिक्वायर्ड साइड को CP/CT से इक्वल कर लें। अब आपके क्लेवरनेस पर डिपेंड करता है कि आप किस साइड और किस एंगल को इक्वल लेना चाहते हो। देखिए ध्यान से, PQ इज इक्वल टू QR। मैं बताता हूँ, ये देखिए, जब भी ऑर्डर फॉलो करते हैं कॉन्ग्रेंसी का तो लास्ट की टू लेटर से PQ बनती है, तो लास्ट की 2 लेटर से ये साइड भी आपकी इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड है ना। तो PQ इज इक्वल टू QR हो जाएगा और क्या रीजन देंगे भाई? CP/CT। खाली इतने से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वल कर लो। ये देखो, AP इज इक्वल टू फर्स्ट 2 लेटर से AP बना तो फर्स्ट 2 लेटर से CR भी बनेगा। ये देखिए, AP इज इक्वल टू CR बाई CP/CT। अब इसने यहाँ और लगा के एक चीज नई लिख दी है रेड कलर से कि PQ इज इक्वल टू हाफ PR। वाई PQ इज इक्वल टू हाफ PR? लिसन मी, PQ किसके इक्वल है? बोलिए बोलिए, QR के। ये देखिए यहाँ PQ किसके इक्वल आपने प्रूव कर लिया? QR के इक्वल प्रूव कर लिया कि नहीं कर लिया? जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो भैया PR का भी तो मिड पॉइंट Q होगा, तो उसने लिख दिया यहाँ PQ इज इक्वल टू हाफ PR। नो प्रॉब्लम, आगे काम आएगा। लेकिन उसने कहा बट AP इज इक्वल टू BP। यस, क्योंकि P आपका मिड पॉइंट है। वेरी गुड। जब AP इज इक्वल टू BP आपका मिड पॉइंट हो गया P की वजह से, तो BP किसके इक्वल हो जाएगा? CR के। ऐसा क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये BP, ये ध्यान दो, BP और BP दोनों में क्या है? कॉमन है कि नहीं है? तो AP इज इक्वल टू CR, ये देखिए ऊपर है कि नहीं है? तो जब AP इज इक्वल टू CR हो गया, AP इज इक्वल टू BP हो गया, तो ये BP और CR दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? वेरी गुड। एंड ऑल्सो BP इज पैरेलल टू द CR। आइए फिगर, क्योंकि आपने ये बड़ा वाला BA किसके पैरेलल ड्रॉ किया था? CR के। तो मैंने पहले ही बोला था BP इज पैरेलल टू द CR। अब ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि आपका BP CR के इक्वल है और BP CR के पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स या एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये सबसे अच्छा स्टेप है इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने का कि एक कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप कर लेते हैं बच्चे कि अगर हम BP CR को एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करके निकल गए तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। तो आपने क्या प्रूव किया है इसमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCRP इज ए
पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अदर जो पेयर की अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होगी। जैसे मैं फिगर में बता दूं, ये पी आर आपका किसके इक्वल होगा, बी सी के, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एंड पी आर पैरेलल टू द बी सी हो जाएगा। ये देखिए बी सी पैरेलल टू द पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, दैट्स राइट। मैं इस तरह से भी बताता हूँ कई बार बच्चों को कि जैसे ये पैरेललोग्राम होगा तो आप लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आप पी आर के दो पार्ट कर दीजिए स्प्लिट करके, कौन कौन, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू बी सी, राइट। अब आप बताइए, आपने जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था तो कहीं पी क्यू और क्यू आर इक्वल किया था, देखिए कहीं, ये देखो ये लिखा है, सर्कल में डाल देता हूँ, देखो ये। तो अब आप क्या करेंगे, क्यू आर को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू, राइट, और इसकी जगह यहाँ पी क्यू है ही। सो हाउ मेनी पी क्यू आर देयर, 2 पी क्यू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अब आप 2 पी क्यू बी सी हो गया तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये आपका 100% प्रूव्ड हो गया। लेकिन आप कहोगे सर पैरेलल कहाँ, अरे भाई जब पी आर इज इक्वल टू बी सी है पैरेललोग्राम की वजह से, तो पी आर पैरेलल टू द बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। और पी आर का एक छोटा सा पार्ट है, और लगा के यहाँ लिखते जाइएगा, और लगा के कि पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू द बी सी। अब बताइए दोनों चीज़ें आपकी प्रूव्ड हो गई, एक तो हो गया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, और एक ये पैरेलल ये प्रूव्ड हो गया कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसका एप्लीकेशन कई तरह से आता है। कई बार क्या करते हैं, इसको दे दिया जाता है x प्लस 2 और ये दे दिया जाता है टोटल मिला के सपोज 18, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन वो गिवन में क्या देगा, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट, मिड पॉइंट तो देगा ही, तभी तो इस थ्योरम का नाम क्या पड़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या लिखेंगे, यस p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू द बी सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हाफ ऑफ बी सी जैसे ही करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7 आ जाएगा आपका। तो इसके एप्लीकेशन को भी ध्यान से समझ लीजिए और इसका कहाँ यूज़ होता है। चलिए कंक्लूजन बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट हर बच्चे को लर्न होना चाहिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड या हाफ ऑफ इट। अंडरस्टैंड, 2 बार सुनिए, 2 बार देखिए, अपना पेन कॉपी उठाइए, पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर क्या लिखेंगे टू प्रूव, देन क्या लिखेंगे गिवन भी लिख लेना है, सिंपल है, देन कंस्ट्रक्शन और देन प्रूफ। प्रूफ के सामने सारे रीजन ज्योमेट्री के जो डिमांडेबल होते हैं, जो जिसमें एनसीईआरटी अक्सर बच्चों को सिखाने के लिए, जो रीजन सिखाने के लिए क्या करती है, कभी देखना एग्जाम्पल में गौर से, एनसीईआरटी क्या करती है कि जब भी कोई चीज़ इक्वल करेगी तो सामने रीजन नहीं देगी, वहाँ लिख देगी वाई, ताकि स्टूडेंट के माइंड में ये आता रहे। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस बुक को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ समझता हूँ, ताकि और मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में बच्चों को यही कोशिश करी है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वही बाइबल गीता है आपके लिए। बाद में फिर डिफरेंट राइटर, मैं ही एक क्वेश्चन को लेता हूँ तो उस पर क्वेश्चन के 5 वर्जन निकाल करके बच्चों को बताता हूँ, देखो इसलिए ये बुक्स, ये रिफ्रेशर में ऐसी टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन यही, राइट। चलिए अब हम चलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कंक्लूजन भी माइंड में रख लिया आप लोगों ने, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं कि मिड पॉइंट थ्योरम हर बच्चे को स्टेटमेंट आना चाहिए, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ आना चाहिए। और याद रखिएगा थ्योरम में जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन करें तो प्रूफ भी कंस्ट्रक्शन के एंड पार्ट से स्टार्ट करिए। इसलिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, फिर क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, और पैरेललोग्राम प्रूफ होते ही मेरे दोनों प्रूफ आ गए यहाँ पे, ये देखिए, राइट। सो लेट मी टेक द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वेरी गुड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, this is the line, this is the line, yes, this is the midpoint D of one side of a triangle, one side मैंने ले ली AB, AB का midpoint D हो गया और DE parallel to the
BC हो गया, दो चीज़ें गिवन में आ गई। क्या? ट्राइंगल ABC हो गया, DE पैरेलल BC हो गया एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया, बस इतना गिवन है। तो अब क्या कहता है कॉमा के बाद? एंड पैरेलल टू अदर साइड, ये हो गया इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये है इतना टू प्रूफ केवल, ये इट बाइसेक्ट्स द, अब थर्ड साइड ट्राइंगल में कौन सी बची? AC बची हुई है। कौन सी साइड बची है? AC। तो AC को कौन डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा? पॉइंट E बाइसेक्ट करेगा। आई मीन जिस बच्चे को टू प्रूफ समझ में आ गया कि हमें AE इज इक्वल टू EC लाना है, वो कन्वर्स भी समझ गया। अब कन्वर्स को अप्लाई कैसे करेंगे? अगर किसी को मिड पॉइंट थ्योरम का मेन पार्ट समझ में आ गया कि ट्राइंगल दिया होगा, टू मिड पॉइंट दिए होंगे साइड्स पे, तो थर्ड साइड के पैरेलल लिखना है या हाफ ऑफ इट लिखना है। तो कन्वर्स में क्या देगा गिवन में? गिवन में ये देगा कन्वर्स में आपको कि एक साइड का मिड पॉइंट दे देगा, फिर DE जो साइड उसने लाइन ड्रॉ की है वो थर्ड साइड BC के पैरेलल होगी। तो जो E गया है AC से, E पॉइंट है आपका, जो ये E पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इस AC का, ये आपको प्रूफ करना है। और आगे भी आप ऐसे ही करोगे किसी भी प्रूफ में कि अगर आपको कहीं पर एक साइड का मिड पॉइंट मिल गया और ये इसके पैरेलल मिल गई इसके, तो आप फट से डिक्लेयर कर दोगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और ब्रैकेट में लिखोगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। चलिए गिवन पे आते हैं। सबसे पहले ABC इज ए ट्राइंगल, यस उसने बोला ही है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये बोला। फिर उसने बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये देखिए टिक लगा रहा हूँ मैं। फिर उसने ये भी गिवन में दिया है कि फ्रॉम D ए लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AC एट E, यस। अब आ जाइए टू प्रूफ पर। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आ जाइए। DE को हमने प्रोड्यूस किया, देखो DE केवल इतनी थी, जब DE को हम आगे ले गए तो कहाँ तक ले गए? F तक ले जाएंगे। लेकिन ये F कहाँ से आएगा? जब हम CF को किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे? BD के या BA कह लो इसको। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड। ये जाता हुआ पॉइंट है इसलिए मैंने इसको M लिख दिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैं बता देता हूँ। जैसे मेन थ्योरम में ये दो ट्राइंगल बड़े इंपॉर्टेंट थे, वैसे इसमें भी होने वाले हैं। आगे देखिए प्रूफ यहाँ से है कि BD इज पैरेलल टू द CF। कंस्ट्रक्शन से अभी अभी ड्रॉ किया ना, ये BD इसके CF के पैरेलल किया, यहाँ लिखा है बाई कंस्ट्रक्शन। एंड DF इज पैरेलल टू द BC, यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि DE BC के पैरेलल है तो DE का ही तो एक्सटेंशन पार्ट है DF, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू द BC। अब आप बताइए किसी फोर साइडेड फिगर की अगर ये साइड्स पैरेलल है, ये वाली भी पैरेलल है, तो उस फिगर क्वाड्रिलेटरल को आप इमीडिएट अभी क्या डिक्लेयर कर दो? BDFC इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो पैरेलल कंडीशन पे प्रूव किया है। तो अपोजिट में कौन है? BD इज इक्वल टू CF, ये देखिए ये BD हो गया और ये CF हो गया, ये इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, नॉर्मली होती ही है। और देखो AD इज इक्वल टू BD, ध्यान से देखो, क्योंकि D आपका कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है, तो AD और DB भी है, ये गिवन का पार्ट हो गया। तो अगर ये AD BD के इक्वल है तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। ये देखो ये मिड पॉइंट है तो जितना AD होगा उतना ही आपका CF होगा, क्योंकि CF हमारा BD के इक्वल था। आगे बढ़ो, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये साइड्स इक्वल हो गई। ट्राइंगल कौन कौन से देखना है? ADE एंड ये ट्राइंगल CEF, इसको देखना है। देखो बेटा, फर्स्ट एंगल दिया है AED दैट इज इक्वल टू CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल, टिक लगा देता हूँ, यस करेक्ट। ADE इज इक्वल टू EFC, ये देखो ADE इज इक्वल टू EFC, ये वाला एंगल देखो जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, बहुत लाल रेड लाइन हो गई है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और AD इज इक्वल टू CF, ध्यान से देखते जाना, क्योंकि AD BD के इक्वल था और BD CF के इक्वल था, तो AD इज इक्वल टू CF हो गया। ये आपने जस्ट प्रूव्ड किया है यहाँ पे, या गिवन में डाल दो, नहीं इसको लिख सकते हो जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव, अंडरस्टैंड, जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव, जो भी आप अच्छा समझें लिख सकते हो। फिर आ गए हम लोग कहाँ पर कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, तो इसमें 2 करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुई। तो ध्यान से देखते लेना, साइड
इंक्लूडिंग साइड नहीं है उन एंगल्स की, इसलिए हम यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल CEF, तो फ्रॉम फर्स्ट से जहाँ AD इज इक्वल टू CF दिया हुआ था, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो जरा देखो फर्स्ट टू लेटर से CPCT क्या लेता हूँ, AE इज इक्वल टू CE। ये देखो AE इज इक्वल टू CE की जगह उसने EC रिवर्स करके लिख दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब ये AE हमारा इस CE के इक्वल हो गया, तो ये तो तभी होगा जब E हमारा कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। बस बच्चों यही आपका हेल्स प्रूफ है। कंक्लूजन बनाओ इसका माइंड में, किसी ट्राइंगल की एक साइड पर मिड पॉइंट दिया होगा, उस मिड पॉइंट से एक साइड जा रही होगी, तो ट्राइंगल के BC के कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल, ये भी गिवन में दिया होगा। और जहाँ ये साइड जा रही है वो साइड्स के ट्राइंगल की साइड्स का ये मिड पॉइंट होगा। मतलब जैसे फिगर में आप देखोगे तो हमने अभी क्या प्रूव किया, E इज़ द मिड पॉइंट। और ऐसे ही आपको एप्लीकेशन क्वेश्चंस में लगानी है कि जब भी कभी ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट दिया हो और एक साइड पैरेलल दी हो, तो अदर पॉइंट को आप मिड पॉइंट बोल देना उस साइड्स का। बात समझे, और लिख देना ब्रैकेट में बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको दो चीजें आपने सीख ली, एक मिड पॉइंट थ्योरम और इसका एक कन्वर्स, कैसे एप्लीकेशन में आएगा, कैसे अप्लाई करना है, दोनों बातें सीख ली। अब मैं एक आध क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ABC DEFR मिड पॉइंट, देखिए ये मिड पॉइंट, यहाँ देखिए DE, ये देखिए ये DE हो गया और ये F हो गया, ये F हो गया, ये मिड पॉइंट्स हैं। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट थ्योरम तो इमीडिएट माइंड में आनी चाहिए। किस किस साइड के मिड पॉइंट हैं, AB BC एंड CA, बिल्कुल सही है, AB BC एंड CA के मिड पॉइंट दे दिए DE और F। अब ध्यान से सुनना, so that the triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining DEF। हमें ये प्रूव करना है कि जैसे ही हम DEF को ज्वाइन करेंगे इनको, तो ये ट्राइंगल में 4 ट्राइंगल निकलेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब वो कहता है ये प्रूव करके बताओ कि ये चारों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अंडरस्टैंड? तो ध्यान से सुनना जरा एक बात। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने जैसे देखा कि प्रूफ कह लो इसको, ये प्रूफ हो जाएगा, सॉल्यूशन NCERT लिखती है, मैं इसको कहता हूँ बच्चों से कि प्रूफ लिखा करो, है ना। आप तो बना लोगे ना, गिवन बना लो, टू प्रूफ बना लो कि ये ट्राइंगल 4 कॉन्ग्रेंट लाना है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रूफ पर आ जाओ। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि D एंड E आर मिड पॉइंट, नो प्रॉब्लम। कौन कौन सी साइड, AB एंड BC के। तो इस ट्राइंगल ABC में अगर आपका ये और ये मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि DE पैरेलल टू द BC, बोलती है ना, बोलती है ना। तो बताओ DE पैरेलल BC हो, DF पैरेलल टू द BC हो जाएगा, तो DF क्या BE के पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही आपका E और F अगर मिड पॉइंट हैं, तो आपका EF BA के पैरेलल हो जाएगा, तो EF क्या BD के पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसी कंडीशन में BEFD इज ए क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखिए। इसमें इन्होंने पहले ADEF पैरेललोग्राम बनाया, फिर BDFE पैरेललोग्राम बनाया, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो एक पैरेललोग्राम ये हो गया, दूसरा पैरेललोग्राम ये हो जाएगा सिमिलरली करके, और तीसरा पैरेललोग्राम ये हो जाएगा, ये कितने पैरेललोग्राम हो गए, 3। ये देखिए 3। एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल पार्ट इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो अगर हम इसमें DE डायगोनल बोलेंगे तो ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल 3। अगर हम इस पैरेललोग्राम में इसको डायगोनल बोलेंगे इसको, तो ट्राइंगल 3 कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल 4। मैं 3 4 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप DEF लिख सकते हो और FEC लिख सकते हो। फिर अगर ये हमारा डायगोनल हो गया इस पैरेललोग्राम के लिए, इसके लिए, तो ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल 3। अच्छा बताओ, सभी में 3 ट्राइंगल कॉमन है कि नहीं, और 3 नंबर वाले ट्राइंगल का नेम क्या है, DEF। इधर देखो, ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल FED। इसी डायगोनल की वजह से ट्राइंगल DAF कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल FED, ध्यान से देखते जाना, इसी डायगोनल की वजह से। और ट्राइंगल EFC कॉन्ग्रेंट
टू द ट्राइंगल एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, ये मेरा 3 नंबर का ट्राइंगल है, राइट। तो 3 सभी में कॉमन हो गया, तो अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बी डी ई कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल डी ए एफ कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ई एफ सी कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल एफ ई डी। लास्ट का ये स्टेप ऐसे लिखना है एक लाइन में, और नीचे कंक्लूजन लिख दो, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हेंस प्रूव्ड। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगी, केवल इतनी सी जगह में लगी कि अगर आपका इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और जैसे ही आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो फट से बोलिए ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे कराया नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन 6, 7, 8 में भी आप लोगों ने किया है, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा बाद में। इसको देखिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, इस क्वाड्रिलेटरल में ये P, Q, R, S ये सभी मिड पॉइंट है, वेरी गुड। फिर वो कहते हैं कि AC इसका डायगोनल है, ये देखिए डॉट लाइन में दिया हुआ उन्होंने क्या, ये AC डायगोनल दे दिया, बिल्कुल ठीक है। प्रूफ क्या करना है, या शो दैट में क्या लाना है, SR पैरेलल टू द AC, SR ढूंढो, ये है SR, ये किसके पैरेलल लाना है, AC के। बहुत सिंपल है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC, लिख लिया। फिर लिखेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, सामने ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। फिर इसके बाद इमीडिएट लिखेंगे SR पैरेलल टू द AC, ब्रैकेट में लिखेंगे भाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यही तो वो बोलती थी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो SR पैरेलल टू द AC देखो आ गया कि नहीं आ गया, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। उसी के नीचे लिखो एंड लगा के SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और यहां भी सामने ब्रैकेट लगा दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अंडरस्टैंड, फर्स्ट तो प्रूव्ड हो ही गया आपका। सेकंड में आपको क्या लाना है, PQ इज इक्वल टू SR, बिल्कुल एफर्ट, दिमाग को ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल कॉमन बात कह रहा हूँ। PQ आपका देखिए यहाँ है, और ये किसके पैरेलल लाना है, SR के, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ABC, फिर क्या लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, फिर क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल टू द AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो भैया SR भी तो यही था, SR पैरेलल टू द AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC के इक्वल SR भी हो गया, हाफ ऑफ AC के इक्वल PQ भी हो गया। तो बताओ बेटा PQ इज इक्वल टू SR बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, PQ पैरेलल टू द SR हो गया, PQ इज इक्वल टू SR हो गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो गई, दोनों पैरेलल और इक्वल हो गई, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट, इसको जरूर बना लेना, बिल्कुल एकदम कॉमन चीज है। E और F इसके मिड पॉइंट है, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिखना है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC लिखना है। जब DC का हाफ करेंगे तो जो FC है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ये हाफ AB AE के इक्वल हो जाएगा। तो AE इज पैरेलल और इक्वल टू द FC, सो FCEA इज ए पैरेललोग्राम। बाकी की स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, EC है ये देखो ध्यान से, ये EC और AF, ये देखो AF इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मीनिंग समझ गए, BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, तीनों इक्वल आ गई, समझ लो ट्राइसेक्शन हो गया। एक बार तो 9th में एक टीचर ने पेपर बनाया तो उन्होंने क्या पूछ लिया, प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BD, या PQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, अरे जब BQ DP PQ और BQ तीनों इक्वल हैं तो किसी के भी इक्वल 1/3 इज इक्वल टू BD पूछ लिया जाएगा आपसे। बट इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। अंडरस्टैंड, यू डू इट। कन्वर्स वाला एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ये ढूंढ के लाया हूँ, ये एक्चुअली ढूंढना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि NCERT का 7th नंबर का क्वेश्चन है, खासतौर से आपके मेन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ इसका भी हिंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, ये देखिए राइट एंगल एट C, राइट एंगल ऐसे। अब आपकी मर्जी है, A कहीं लिख लो,
और बी कहीं, चाहे इधर नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, नो प्रॉब्लम। नाउ लिसन, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का हाइपोटेन्यूज मिड पॉइंट एम ले लो, यार ले लिया। पैरेलल टू द बी सी, ये लिखो, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी, राइट। इस पॉइंट का नाम बताओ क्या है, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ये डी है। क्या प्रूव करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव करना है। मैं बताता हूं आपको, उसने ये देखो पैरेलल टू बी सी, ध्यान से देखो, जो ये आपने डीएम या एमडी ड्रॉ की है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है। एम आपका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ब्रैकेट में खाली इतना लिख दो, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको ये प्रूव करना है एम डी इज परपेंडिकुलर टू द ए सी। अरे बाबा, जब ये इसके पैरेलल है तो ये 90 है, तो ये भी कितने डिग्री का, 90, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा है सी एम इज इक्वल टू ए एम। अब सी एम तो ज्वाइन करेंगे तब आएगा ना, तो लिख दिया करो ज्वाइन सी एम। ये सी एम किसके इक्वल लाना है, ए एम के, और फिर एक किसके इक्वल लाना है, हाफ ऑफ ए बी के। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आप एक काम करिए, ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल डी सी एम को कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। कैसे, 90 डिग्री ईच। ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एम गिवन, डी एम इज इक्वल टू एम डी, कॉमन साइड्स आएगा ना, बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बने कि नहीं बने, करेक्ट। और m इसका मिड पॉइंट है, तो ए एम किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है। अब तो और सिंपल हो गया, तो आप लिखेंगे सीपीसीटी से कि ए एम इज इक्वल टू सी एम, राइट। अब ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि m मिड पॉइंट है तो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। अब बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम को ऐसे कहते हैं, सर ये बताइए हमको, अगर हम यहाँ पर लिख दें ए एम प्लस बी एम, लिखो ए एम प्लस बी एम दैट इज इक्वल टू क्या बना, ए बी। तो सर अभी अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है कि ए बी एम किसके इक्वल है, हमारा बी एम किसके इक्वल आया था, अभी ए एम सी एम के इक्वल आया था, और ए एम के इक्वल क्या था, यहाँ पर बी एम था, गिवन है ना ये, तो बी एम इक्वल, तो ये बन जाएगा ए एम प्लस ए एम 2am, और जब ये 2am हो जाएगा तो am इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा। डू इट, बहुत सिंपल है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मेन एग्जाम में, खास तौर से PT2 कह लो या PT3 कह लो, या उसको हाफ ईयरली कह लो, या उसको एनुअल एग्जाम कह लो, जरूर आता है। ये MCQ क्वेश्चन मैंने निकाले थे क्वाड्रिलेटरल से कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। पैरेललोग्राम सबने देखा हुआ है, डायगोनल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखो, एक डायगोनल्स ये आया और दूसरा डायगोनल्स ये चला गया, इंटरसेक्ट एट O हो गया। पैरेललोग्राम का नाम क्या दिया उन्होंने, ABCD, नो प्रॉब्लम। शायद 20 सेकंड का सवाल है आपके लिए। इफ BOC इज इक्वल टू 90, वेयर इज BOC, दिस इज 90, and BDC is equal to, this is BDC, that is equal to 50 डिग्री, ये 50 है बेटा। देन OAB, ध्यान से देखो OAB ये पूछ रहा है आपसे, तो बेटा एक काम करो, ये 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से, 90 और 50 ये कितने हो गए मिला के, है 140 हुए, तो C कितने का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। अब बताओ पैरेललोग्राम है तो DC किसके पैरेलल है, AB के, तो AC क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑप्शन C इज द करेक्ट। बट लिख के, सुन के, समझ के, पढ़ के, अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं किया जाता है कि यार कुछ भी किया और देखा और निपटा दिया। मैंने सारे लॉजिक के साथ बताया आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग भी है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ IJK। क्यों भाई, क्योंकि IJK मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसको जरूर करें। बहुत से लिखते हैं, मैथ्स में भी लिखने लगते हैं बहुत से लोग IMP, और मैं कभी नहीं लिखता। स्टेप मेरे लिए IMP होता है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका लोग एब्रीविएशन करते हैं, इसको मत पढ़ें। अरे जिसको पढ़ना है पढ़िए, सोशल पढ़िए, साइंस पढ़िए, जो पढ़ने वाला होता है पढ़िए, मैथ्स तो करने वाला होता है। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ इसमें, IJK। ध्यान से सुनना, angles of a triangle ABCD of a quadrilateral taken in order are in the ratio 3:7:6
6:4 ए देन ABCD इज ए। ये तो बड़ा मुसीबत वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। आपको ये अच्छी तरह पता है कि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री। इसको लीजिए 3x, इसको 7x, इसको 6x, इसको 4x, सभी को ऐड कर डालिए। 7 3 10 16 और 4 20x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी पता है, 20। x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो 18 आएगी। देखो 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। हाँ 18 आएगा, वेरी गुड। तो अगर ये 360 आपका आ गया तो कैंसिल करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट ईच एंगल। अगर 18 डिग्री आ गया x तो 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। एक एंगल 54 आ गया। ऑर्डर में है, याद रखना, टेकन इन ऑर्डर। दूसरा आ जाएगा 18 7 जा 126। वेरी गुड, डिग्री और लगा देता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन है 18 6 जा 108, यहाँ कहीं होगा। फिर क्वाड्रिलेटरल भी बना के दिखाऊंगा। लास्ट 18 4 जा 72, यहाँ कहीं बना देता हूँ, इतना बड़ा, डिग्री भी लगा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया जिस पर ये एंगल है। जैसे एंगल ए है ये 54 है, बी ये 126 है, सी ये आपका 108 है और ये आपका 72 है। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 54 प्लस 126 आई थिंक 180 होता है। एम आई राइट? आई थिंक सो। 72 plus 108 that is also 180 degree. If the sum of two co-interior angle is 180 degree, sum of two co-interior angle is 180 degree, therefore the pair of this side is parallel to each other. और ये तो ट्रेपेजियम में होता है, और पैरेलल है ही नहीं, और का सम हो ही नहीं रहा। 180 72 54 नॉट 180, 108 और 126 सम इज नॉट 180। बस केवल इसका पेयर 180 दे रहा है, इसका पेयर दे रहा है, इसका मतलब यही साइड इसके पैरेलल है। बात समझ गए ना? सो दिस इज द ट्रेपेजियम सी। लेट्स सी द आंसर। सैंपल 1 क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर में ऑप्शन सी ही आया है। सो आंसर मैंने यहाँ दिए, ये देखो, सी इज फर्स्ट का और सी सेकंड का। थैंक यू वेरी मच। और मैथ्स को इसी इंटरेस्टिंग वे में आप करते रहिए, और करते रहिए लेकिन समझते रहिए, और एक ऐसा स्किल डेवलप करिए कि ज्योमेट्री से कम आपके अंदर जो एनालाइजिंग पावर है, जो सोच के लिखने वाली चीज़ें हैं कि ये क्यों लिखा हमने, उसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, वहीं से आपकी समझ लीजिए लर्निंग स्टार्ट हो रही है। अदरवाइज़ कुंजियाँ लेके, वीडियोस देख के या रिफ्रेशर लेकर के मैं मना करूँगा, ऐसी मैथ्स मत पढ़िएगा। सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।